Hello students, so welcome back on your YouTube channel Physics by Sri Ram sir. So बच्चों आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। अभी हम लोग जो डिस्कशन हमारा चल रहा था, हम लोग जो कर रहे थे वो बेसिकली एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे, वो सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन इसमें मैं अभी जो ये दूसरी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें हम लोग पहले क्लास 12th के लिए कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग एक तो कंप्लीट जो थ्योरी कंसेप्ट है, थ्योरी है जो कंसेप्ट है, जैसे बच्चे कोचिंग्स में पढ़ते हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं, ऐसे हम लोग थ्योरी कंसेप्ट पूरा कवर करेंगे जीरो लेवल टू कंप्लीट एडवांस लेवल तक। पहले हम कंसेप्ट को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे और ऐसा करने के बाद हम लोग कुछ क्विजेज सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, कुछ अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। एनसीईआरटी सीरीज़ हमारी चल रही है और हम नीट, जेई मेन पहले और लास्ट में जेई एडवांस तक के क्वेश्चंस पे हम जाएंगे। तो 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और फिजिक्स में मैं स्पेशली आपको एक बात बता दूं, फिजिक्स जो सब्जेक्ट है इसमें आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होता है और फिर जब आप उस पर डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, क्विजेस को सॉल्व करते हैं और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं अच्छे लेवल की, तो ही आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह ग्रैप्स हो पाता है, समझ पाते हो। दूसरा, जैसा कि सभी सब्जेक्ट्स में होता है पर फिजिक्स में कुछ ज़्यादा ही होता है कि जो चीज़ें होती है वो एक दूसरे से लिंक्ड होती है। कि आप पहले ये चीज़ समझेंगे फर्स्ट वाली ए, तो आपको बी समझ में आएगा, तो सी आएगा, तो डी समझ में आएगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप सीक्वेंस में जैसे जैसे वीडियोस आते जाएंगे आप सीक्वेंस में देखें और अच्छे से कंसेप्ट को समझें, अच्छे से अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जितनी भी बुक्स है, अच्छी अच्छी बुक्स है, जितने भी अच्छे अच्छे कंटेंट है, वो सारा का सारा बेस्ट बुक्स, बेस्ट कोचिंग नोट्स, बेस्ट इंडियन बुक्स, फॉरेन बुक्स, सबका जो निचोड़ है वो आपको यहाँ मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। तो बच्चों फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो व्हाट इज़ ये जो फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो ये हमारे पास में इट इज़ डिवाइडेड इन 2 चैप्टर्स। चैप्टर 1 विच इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा है चैप्टर 2 विच इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो कई बार कुछ रेफरेंस बुक्स में ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है, एनसीईआरटी में ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो हम सीक्वेंसली एक एक चीज़ करके पढ़ते जाएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है? तो इलेक्ट्रो जो है वो बेसिकली चार्ज से मीनिंग रखता है। काफ़ी हज़ार साल पहले से ही इलेक्ट्रॉन जो लेटर है जो अंबर से लिया है वहाँ से, तो इलेक्ट्रो का मतलब बच्चों बेसिकली होता है चार्ज। अभी चार्ज के बारे में भी डीप में आप समझेंगे चीज़ों को। और स्टैटिक जो है, ये इलेक्ट्रो का मतलब हो गया। अब स्टैटिक का मतलब है डज नॉट मूव, मतलब रेस्ट में होना चाहिए। और चेंज विथ टाइम, मतलब जैसे किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है, ये बॉडी है तो इसके ऊपर चार्ज है कुछ समथिंग, तो ये चार्ज जो है एक तो ये मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी मूव करेगा, ऐसे ऐसे बॉडी मूव करेगा तो ये चार्ज भी मूव करेगा, तो ये मूव नहीं करना चाहिए। दूसरा, इसका जो वैल्यू है, जैसे आपने पढ़ा है चार्ज को कूलाम में मेजर करते हैं, तो जैसे अभी 1 कूलाम है तो ऐसा नहीं टाइम के साथ कंटिन्यूसली बढ़ता रहे, फिर 1.1 हो जाए, फिर 1.2, ऐसे चेंज भी नहीं होना चाहिए इसका वैल्यू। सो डज नॉट मूव और चेंज विथ टाइम, दैट इज स्टैटिक्स। अब हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली करते क्या है
तो जैसे जैसे कि आप देख रहे हो स्टैटिक मीन्स, ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिखा है एनसीईआरटी के अंदर। स्टैटिक मीन्स एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विथ टाइम। इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, हम फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, फील्ड। तो जैसे आपने 11th में आपने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा, वैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तरह यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। फिर चार्ज स्टोरेज करने के तरीके होते हैं जिसमें हम कैपेसिटेंस पे भी जाएंगे। बट ये सारे के सारी जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, वो स्टैटिक चार्जेस के लिए पढ़ने वाले हैं। स्टैटिक चार्जेस के लिए हम ये बातें पढ़ने वाले हैं, मतलब चार्ज जिस भी बॉडी पे होगा उस पे वो रेस्ट में होगा, तो इस चैप्टर में जो हम बातें पढ़ेंगे वो अप्लाई होगी। अगर चार्ज मूविंग होगा तो फिर इन चैप्टर्स में जो बातें हम पढ़ने वाले हैं वो एज इट इज़ अप्लाई नहीं होगी। वो हमारा थर्ड चैप्टर बनता है जब चार्ज मूव करने लग जाता है। जब चार्ज मूव करने लग जाता है तो फिर करंट डेवलप होती है, तो हमारा एक नया चैप्टर आ जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में हम स्टैटिक चार्ज की वजह से जो भी फोर्स फील्ड पोटेंशियल्स जनरेट होते हैं, या जो भी इसका क्या यूज़ है, क्या इफेक्ट है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो चार्ज होता क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बच्चों डेफिनेशन इसकी इतनी आसान नहीं थी लोगों के लिए। ये जैसे मास होता है ना, बॉडी के पास पार्टिकल्स के पास मास होता है, बाय नेचर सब पार्टिकल्स के पास मास होता है। उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, उसके चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, और ग्रेविटेशनल फील्ड मास पे फोर्स लगाता है। मास पे क्या करता है, फोर्स लगाता है। तो मास जो है नेचर में एक बहुत बड़ी एंटिटी है। तो सेम वैसे ही जैसे मास एक फंडामेंटल एंटिटी है, वैसे ही चार्ज भी एक फंडामेंटल एंटिटी है। चार्ज जो है ये आप समझ सकते हैं कि जैसा रोल मास का है वैसे ही रोल चार्ज का। अगर ये चार्ज नहीं होता तो ये आपकी जो बुक है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये भी नहीं होती। ये समझ लीजिए कि दिस चार्ज इज़ द सोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सोल है। जैसे कहते हैं ना कि इंसान की जो सोल होती है, वो आत्मा जो होती है, वो निकल जाए तो इंसान डेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही अगर चार्ज ना होता इस दुनिया में पार्टिकल्स के पास, जैसे उनके पास मास होता है वैसे ही उनके पास चार्ज भी होता। अगर वो ना होता तो बच्चों आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं पढ़ना पड़ता। लेकिन दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो चार्ज की वजह से ही हो रही है, वो भी नहीं होती। दुनिया जैसी आप देख रहे हैं और सोच रहे हैं और कल्पना कर रहे हैं कि आज हम वीडियोस देख रहे हैं, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये भी आप नहीं देख पाते। ये सब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से पॉसिबल हुआ है, और उसका जो सारा का सारा जो श्रेय जाता है वो चार्ज को ही जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो चार्ज की डेफिनेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन है, इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इट इज़ द इंट्रिंसिक और इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उनकी ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है विच एग्जिस्ट वेरेवर दीज पार्टिकल्स एग्जिस्ट। अब इसको मैं आपको इस डेफिनेशन को मैं समझाता हूँ कि बेटा ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इंट्रिंसिक और इनहेरेंट प्रॉपर्टी क्या होती है। तो जैसे हम लोगों का जन्म हुआ, तो जब हम लोगों का जन्म होता है ना, तो ये बॉडी हमारे साथ आती है। ये हमारी जो बॉडी है, हमारे जो हाथ हैं, जो हमारी आँखें हैं, ये बाय बर्थ हमारे साथ आती है। अब हम अभी घर पे बैठे हैं तो भी ये बॉडी हमारे साथ है, मतलब हम यहाँ पे हैं। अब आप स्कूल जाएंगे या कोचिंग जाएंगे, वहाँ भी ये बॉडी के साथ ही जाओगे। आप ऐसे नहीं कह सकते कि देखो दो टाइप की प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। बाय नेचुरल, बाय बर्थ जो चीज़ हमेशा आपके साथ चले
वो आपकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। और जो आपसे अलग हो सकती नहीं हो सकती, मतलब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी, जिसे कहते हैं गॉड गिफ्टेड। बट एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ तो आपसे अलग हो सकती है। जैसे लेट से आपके पास में एक बाइक है, आपके पास में एक बाइक है, तो अगर आपको मैं कहूँ कि बेटा ये जो बाइक है ना, इसको तो आप ना घर पे छोड़ के आना आज, और कोचिंग आज अब बिना बाइक से आना, किसी दूसरे तरीके से आना, पर बाइक से लेके मत आना। तो बाइक आपकी प्रॉपर्टी है, यू हैव परचेज इट, बट आप इसको छोड़ के आ सकते हो, आप इसको घर पे छोड़ के आ सकते हो। तो ये आपकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि आपसे अलग हो सकती है। लेकिन जैसे मैं आपसे कहूँ कि बेटा आज स्कूल है ना, बिना बॉडी के आना, बिना हाथ के आना, है ना, हाथ अपने घर पे छोड़ आना और आप स्कूल आ जाना या कोचिंग आ जाना, तो आप ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हमारी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, हमारे साथ चलेगी। हम जहाँ भी जाएंगे हमारी बॉडी हमारे साथ चलती रहेगी, हमारे हाथ हमारे साथ रहेंगे। जब हम दुनिया से जाएंगे तभी ही अलग होंगे, ये वैसे हमारे साथ रहेंगे। अगर हम शांत हैं तो वो बिहेवियर हमारे साथ रहेगा। जैसे बिहेवियर इंसान का वो नहीं छूट के जा सकता, इंसान की नेचर छूट के नहीं जा सकती ना, वो तो उसके साथ चलती है, क्योंकि वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ऐसे आप ऐसे समझ लीजिए कि ये दो पार्टिकल जो आपको पता है हर चीज़ दुनिया में किससे बनती है। दुनिया में हर चीज़ आज के टाइम पे हम अच्छी तरह समझते हैं एटम से बनती है। अब ये किससे बनते हैं, तो आप कहोगे सर एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, दो पार्टिकल रहते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो पार्टिकल उस न्यूक्लियस में रहते हैं, और बाहर एक पार्टिकल घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन। ये एटम होता है। और ये एटम्स जो हैं ये मिलके मॉलिक्यूल, कंपाउंड, सब्सटेंस बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल किसको बोलते हैं हम लोग, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसके और टुकड़े नहीं कर सकते आप ऐसे नहीं कर सकते कि सर इलेक्ट्रॉन के ये दो पार्ट कर सकते हैं, इससे और इससे मिलके ये इलेक्ट्रॉन बना हुआ है। ये डिस्कवर हमें पता नहीं है। तो ये जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है, ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल हैं जिनसे ये यूनिवर्स में अपन जो देख रहे हैं नेचर में, लगभग सभी चीज़ें इनसे बनी हुई है। अब इसमें से दो पार्टिकल ऐसे हैं, अब देखो मैंने आपसे बोला था बच्चों कि मास और चार्ज ये बहुत ही फंडामेंटल एंटिटी है नेचर की। तो अब मास तो इन तीनों के पास होता है, लेकिन चार्ज जो है वो इन दो पार्टिकल के पास ही होता है। थर्ड जो न्यूट्रॉन है उसके पास चार्ज नहीं होता है। मास तीनों के पास है, बट चार्ज दो के पास ही है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों है, तो भैया जो है वही पढ़ना पड़ता है नेचर में ऐसा, इसलिए हम ऐसा पढ़ रहे हैं। नेचर को बनाने वाली सुप्रीम पावर को मान लो, उसने ही नेचर को ऐसा बनाया है कि दो पार्टिकल को चार्ज दिया है, थर्ड पार्टिकल को चार्ज नहीं है, उसके पास मास है, बट इन दोनों के पास चार्ज भी और मास भी है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहीं भी जाएंगे, यहाँ से मूव करके यहाँ जाते हैं, कहीं भी ये पार्टिकल्स जाएंगे, तो मास तो इनके साथ जाएगा ही, चार्ज भी इनके साथ जाएगा। तो मास और चार्ज दोनों ही इनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये दो पार्टिकल जहाँ भी होंगे वहाँ मास भी होगा, चार्ज भी होगा। मतलब अब यहाँ पे तो हम बेसिकली चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दो पार्टिकल जहाँ भी होंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जहाँ भी होंगे वहाँ चार्ज होगा। तो चार्ज एक ऐसी नेचर की ऐसी फंडामेंटल एंटिटी है जो वहाँ आपको मिलने वाला है जहाँ ये दोनों पार्टिकल आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब डेफिनेशन हमने ये लिखी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विच एग्जिस्ट वेर एवर दीज पार्टिकल्स एग्जिस्ट। जहाँ ये पार्टिकल एग्जिस्ट करेंगे वहाँ चार्ज एग्जिस्ट करेगा। अब बच्चों चार्ज के बारे में ना डिस्कवरीज, एक्सपेरिमेंट्स तो 2000 ईयर्स से चल रहे हैं, 200 साल से। बट लोगों ने यहाँ तक कि 1738 से 1785 इसके बीच में ही कुलाम्स लॉ भी आ गया था, जो आप चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आता था, लोगों को ये तो पता चल जाता था कि ये ऑब्जेक्ट चार्ज हो गई है, ये तो पता पड़ जाता था कि ऑब्जेक्ट चार्ज हो गई है, ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, अनचार्ज है। लेकिन ये लोगों को पता नहीं पड़ा था कि ये चार्ज आता क्यों है। तो आज से लगभग अप्रॉक्सीमेटली 128 ईयर्स बैक जाएं तो 1895 के अंदर जे थॉम्सन जो थे
उन्होंने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की डिस्कवरी करी थी। जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। उसके बाद लोगों को ये बात समझ में आई थी कि भैया चार्ज जो अपीयर होता है बॉडीज़ के ऊपर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शंस होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से होता है। तो ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, 128 साल पहले समझ में आई है। चार्ज तो बहुत पहले से चला आ रहा था। सो आगे बढ़ें। इन 1895 आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉम्सन इट वॉज अंडरस्टूड, क्या समझ में आया, दैट चार्ज अपीयर ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि चार्ज इलेक्ट्रॉन नाम के पार्टिकल के ट्रांसफ़र की वजह से आता है। अब बात आती है कि चार्ज कैसा कैसा होता है। तो जैसे मास की बात करें तो मास एक ही टाइप का होता है, वन टाइप। देयर आर नो टू टाइप्स। कभी आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसका मास 5 kg और इस ऑब्जेक्ट का मास -10 kg, कभी ऐसा नहीं बोला आपने, क्योंकि मास एक ही टाइप का होता है। दिस इज ए सिंगल नेचर। तो साइंटिस्टों को ये जानना था कि भाई चार्ज भी मास की तरह ही होता होगा। तो उन्होंने बहुत सारे सालों से एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, जो यहाँ पे हम देखेंगे। उनसे उनको ये बात समझ में आई कि भैया चार्ज एक टाइप का नहीं होता है, वो दो टाइप का होता है। जैसे देखो यहाँ पे ये दोनों की दोनों रोड जो आपको दिख रही है, ये दोनों ही बच्चों प्लास्टिक रोड है, और दोनों प्लास्टिक रोड्स को फर से रब किया गया है। अब मुझे इतना तो क्लियर है कि जब मैं इस प्लास्टिक रोड को फर से रब करूँगा और इसको भी फर से रब करूँगा, तो जो भी चार्ज इनके ऊपर आएगा वो सेम टाइप का ही आएगा, क्योंकि दोनों ही प्लास्टिक है और दोनों ही फर से रब कर रहे हैं, सेम मटेरियल है, तो सेम ही आएगा। और रबिंग से पहले तो इनके बीच में कोई रिपल्सन हो नहीं रहा था। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन तो होगा इनके बीच में, मास है ना, ये इस रोड का भी कुछ मास है, इसका भी कुछ मास है, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन तो होगा। बट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फील नहीं होता, वो आपको पता है बच्चों, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा फोर्स चाहिए। और ये मासेज जो इतने छोटे हैं कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन तो फील भी नहीं होगा। वो तो अर्थ जैसे कोई बड़े प्लैनेट्स जब लगाते हैं कि वो ग्रेविटी फोर्स तो फील होता है, तो दिखता है कि हाँ देखो मूव कर रहा है, ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, बट यहाँ वो तो होगा नहीं। तो ये जो रोड्स है, इन रोड्स के बीच में कोई भी रिपल्सन नहीं हो रहा। अब क्या हुआ कि इन दोनों को जब फर से रब किया ना, तो देखा कि ये दोनों रोड अब एक दूसरे को रिपेल करने लग गई। अब इनमें रिपल्सन होने लग गया। तो इतना तो समझ में आ गया कि यार इस पे भी चार्ज आ गया है, इस पे भी चार्ज आ गया है, और दोनों को ही फर से रब किया तो दोनों पे भी सेम टाइप का चार्ज आया है, तो भैया ये रिपेल कर रहा है सेम टाइप का चार्ज। फिर उनको लगा कि हो सकता है एक ही टाइप का चार्ज हो। तो उन्होंने क्या देखा कि नेक्स्ट इंटरेक्शन के लिए उन्होंने ग्लास रोड्स ली और उनको सिल्क से रब कराया। तो ग्लास रोड को जब सिल्क से रब कराया तो वो दोनों ग्लास रोड भी सेम सिल्क से रब की हुई है, तो उनमें भी रिपल्सन हुआ। अब उन्होंने फाइनली क्या किया तीसरे स्टेप में, कि एक तो प्लास्टिक रोड जो है वो फर रब्ड प्लास्टिक रोड एंड सिल्क रब्ड ग्लास रोड को जब वो पास में लाए तो इनमें अट्रैक्शन हो गया। तो यहाँ घुमा दिमाग कि यार यहाँ पे जब हम ये दो प्लास्टिक रोड्स हैं, ये जब हम फर से रब करा रहे हैं तो इन पे चार्ज अपीयर हो रहा है और सेम टाइप का हो रहा है, वो रिपेल कर रहा है। और ये ग्लास रोड्स को भी हम सिल्क से रब करा रहे तो सेम टाइप का चार्ज आ रहा है और रिपेल हो रहा है। पर ये जो फर से रब की हुई प्लास्टिक रोड है, वैसा ही अगर चार्ज सिल्क से रब्ड ग्लास रोड पे आता, सेम नेचर का होता, तो इनमें भी तो रिपल्सन होना चाहिए था। बट इनमें क्या हो गया, अट्रैक्शन। तो उनको समझ में आया कि चार्ज तो यहाँ भी आया है, बट वो चार्ज का नेचर इस वाले जो प्लास्टिक रोड पे जो चार्ज आया है उसके जैसा नेचर इसका नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से उनको समझ में आया कि भैया चार्ज की नेचर एक नहीं है, दो है। और यहीं से ये बात भी समझ में आई कि सेम टाइप का चार्ज रिपेल करता है और अपोजिट टाइप का जो चार्ज होता है वो अट्रैक्ट करता है। अब जैसे हम बोलें कि यहाँ से क्लियर हो गया कि दो टाइप का चार्ज होगा। अब इसमें एक चीज़ है बच्चों समझने की, वो ये है कि ये जो एक्सपेरिमेंट साइंटिस्टों ने कर लिए, इनको ये बात समझ में आ गई कि दो टाइप का चार्ज है, सेम नेचर वाला चार्ज होता है उसमें रिपल्सन होता है, अपोजिट नेचर वाला जो चार्ज है उसमें अट्रैक्शन होता है। लेकिन बात आगे ये थी कि यार चार्ज के नेमिंग कैसे करें, मतलब
तो ये देखा गया कि जब इन दोनों ग्लास रोड को वापस से मिलाएंगे तो टोटल चार्ज फिर से ख़त्म हो जाता है, मतलब जो चार्ज अपीयर होता है वो गायब भी हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत बोला, नहीं, इन दोनों को नहीं, ये जो ग्लास रोड है इस पे जैसे सिल्क वाले पे जो चार्ज आया है और प्लास्टिक के सिल्क सिरप ग्लास रोड पे चार्ज आया है और फर सिरप प्लास्टिक रोड पे चार्ज आया है, अगर ये दोनों को मिलाते हैं तो चार्ज इनका ख़त्म होने लगता है। इसका मतलब चार्ज वैसे ही ऐड होता है, वैसे ही ऐड होता है जैसे कि अपन एक 2 है ना, उसमें -2 को ऐड करें तो 0 हो जाता है। तो ऐसे ही अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करें और उनको वापस से मिला दें तो चार्ज डिसअपीयर हो जाता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने नाम दिया कि एक को हम पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, एक को नेगेटिव। अब ये कन्वेंशन है बच्चों में, ये बात आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि हम बोलते हैं कि ग्लास रोड जो सिल्क सिरप की है ना उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, हमने ऐसा बोल दिया बुक्स में लिखने के लिए, और जो प्लास्टिक रोड जो फर से रब करते हैं ना उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। तो आप ऐसा मत समझना कि ये नेगेटिव कोई छोटा होता है और पॉजिटिव कोई बड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये दो टाइप है। अगर वो लोग ये बोल देते कि ग्लास रोड पे जब सिल्क से रब करते हैं तो नेगेटिव आता है और प्लास्टिक रोड जब फर से रब करते हैं तो पॉजिटिव आता है, तो आज हम बुक्स में यही डायग्राम चेंज होकर उल्टा हो जाता है और हम वही पढ़ रहे होते। तो ये सब कन्वेंशन है, कुछ ना कुछ तो लिखना था। हाँ, ये जरूर है कि दो टाइप का होता है, ये ज़रूर है कि दो टाइप का होता है। तो अब हमें कुछ तो देना ही था ना, एक को हमने पॉजिटिव नाम दे दिया तो दूसरे को नेगेटिव नाम दे दिया, तो कुछ तो हमें देना ही था। तो यहाँ से हमें ये बात क्लियर हुई इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। सो ये कुछ एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस है। इट वॉज कंक्लूडेड आफ्टर मैनी केयरफुल स्टडीज़ बाई डिफरेंट साइंटिस्ट। बहुत सालों तक बच्चों, ऐसे नहीं है एक दिन में ये बात समझ में आ गई, छोटा ये एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा 1 मिनट में पढ़ लिया, 5-10 मिनट में पढ़ लिया। मैनी केयरफुल स्टडीज बाई डिफरेंट साइंटिस्ट, ये बात समझ में आई कि देयर वर ओनली 2 काइंड्स ऑफ चार्ज, कि 2 टाइप का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और लाइक चार्ज मतलब जिनका सेम साइन होता है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, रिपेल ईच अदर, और अपोजिट साइन वाले अट्रैक्ट करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ थोड़ा ध्यान रखें कि द प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंशिएट द 2 काइंड्स ऑफ चार्ज इज कॉल्ड पोलैरिटी। तो एग्जाम में पोलैरिटी मीन्स कि जस्ट सेम एंटिटी है, सेम चीज़ है, बट उसके 2 नेचर है, अपोजिट नेचर है, दैट इज़ द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पोलैरिटी। तो एग्जाम में कई बार छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि 2 टाइप के चार्ज होते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी के बेस पे 2 टाइप बोला है। सो पोलैरिटी ऑफ चार्ज। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हम इसके लिए क्या करने वाले हैं कि हम इलेक्ट्रॉन जो बार बार इतना बड़ा लिखते हैं उसकी जगह शॉर्ट सिंबल E- लिखेंगे, प्रोटॉन के लिए P+ और न्यूट्रॉन के लिए हम N0 लिखेंगे। अब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द प्रोटॉन एग्जैक्टली इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बेटा जी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बिल्कुल बराबर होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड पे तो बराबर होता है बट नेचर में जस्ट अपोजिट होता है। तो एक को प्लस और एक को माइनस देना ही था। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज है उसको हम बोलते हैं +E, तो E, और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो -E। एक्चुअल में ये जो E है ये 1.6 × 10⁻⁻19, ये जो नंबर है ना इसको E बोलते हैं शॉर्ट में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोटॉन पे चार्ज कितना है तो आप बेटा जी +E बताइए, इलेक्ट्रॉन पे कितना है -E। फिर सामने वाला पूछे ना कि E क्या होता है तो आप बोलिए E जो है वो इसका वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये E होता है। तो E इतने वैल्यू को बोलते हैं। तो जब भी कई बार बच्चों से पूछते हैं कि प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है तो इतना बड़ा बच्चे बोलते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब अरे यार मेरे को ही बच्चों इतना जोर आ रहा है बोलने में, तो जब अपने लिए सुविधा बनाई है कि भैया ये इसको E बोल सकते हैं शॉर्ट में, तो हम वो यूज़ करें ना कि प्रोटॉन पे +E, इलेक्ट्रॉन पे -E। और चार्ज का जो SI यूनिट है वो बेटा जी कूलम होता है। तो कूलम ऐसा यूनिट है, अगर पूरा नाम आप लिखते हैं इसका तो कूलम में सारे लेटर छोटे लिखने होते हैं। बच्चों ये भी SI सिस्टम का रूल है कि कोई भी यूनिट जो है वो स्मॉल लेटर से लिखते हैं बेटा, लेकिन अगर वो साइंटिस्ट के नाम पे आ जाए तो उसका सिंबल कैपिटल लिखते हैं, नेम तो स्मॉल लिखते हैं। छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ बच्चों,
बट ये छोटी छोटी बातें हमें औरों से डिफ्रेंशिएट करती है। जब हम इतनी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं ना, तो फिर हम छोटी छोटी गलतियों पे भी ध्यान देते हैं, और ऐसे हमारी फिजिक्स इंप्रूव होती है। तो अगर आप कूलाम लिखेंगे तो पूरा कूलाम लिखें। जैसे आपको लिखना है एम्पियर, करंट का यूनिट, तो आप ऐसे लिखेंगे AMPERE, बट सिंबल तो आप बड़ा ही लिखेंगे क्योंकि साइंटिस्ट थे, एम्पियर। चलिए जी, तो जो चार्ज का एग्जैक्ट वैल्यू है वो इतना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव में 1.602, ये इतने डिजिट तक हमें ज़रूरत नहीं है, हम लोग तो केवल इतना यूज़ करेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये यूनिट यहाँ लिखा हुआ है कूलाम। और प्रोटॉन पे भी इतना ही है, इतने कूलाम ही है, और न्यूट्रॉन पे तो होता नहीं है बच्चों। अच्छा, मासेस भगवान ने तीनों को दिया है, तो मासेस तीनों के पास होता है, और ये 9.1 यूज़ करेंगे हम लोग 10⁻31 kg। प्रोटॉन के लिए हम याद रखेंगे 1.67 261, और न्यूट्रॉन के लिए 1.67 492 10⁻27 kg। अगर हम रफली देखें तो प्रोटॉन का जो मास है और न्यूट्रॉन का जो मास है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है, और ये अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स ज़्यादा होता है इनका मास इलेक्ट्रॉन के मास से। तो मेनली जो रोल होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही होता है। तो अब यहाँ पे क्या बात आती है, ये प्रोटॉन का चार्ज हमने देख लिया +E, इलेक्ट्रॉन पे -E, कन्वेंशनली है, ये परंपरा है, ऐसा मत समझो कि E छोटा होता है और -E छोटा और +E बड़ा। देखो, ऑल्दो द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम स्ट्रेंथ, इनकी बेटा ताकत बराबर होती है। +E में जितनी ताकत है -E में भी उतनी ताकत है। तो राम और रावण दोनों बराबर पावरफुल थे, पर एक नेगेटिव में डायरेक्शन में था और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में था, बट दोनों ही शक्तिशाली थे। तो बेटा जितना शक्तिशाली ये प्रोटॉन का चार्ज ना, उतना ही इलेक्ट्रॉन का भी है। तो बट टू काइंड ऑफ नेचर, टू डिफरेंट नेचर है इनकी, ठीक है। जैसे डे और नाइट होते हैं बेटा, 12-12 घंटे के होते हैं, बट एक डार्क और एक लाइट है, ऐसे ही 2 टाइप है बेटा, नेचर में टाइप मिलते हैं। चलिए बच्चों, तो आप ऐसे समझना, मतलब कहने का मतलब ये है, कई बार मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूँ, आगे डिस्कस भी करूँगा, कि बेटा +7 कूलाम एक चार्ज है और एक -12 कूलाम है, इसमें से कौन बड़ा है? तो मेरे को बच्चे बोलते हैं कि सर +7 ही बड़ा है, माइनस का क्यों बड़ा होगा, माइनस तो छोटा होता है। बट बेटा ये प्लस माइनस जो है ना यहाँ पे, ये नेचर को बता रहे हैं। कई बार तो बच्चे से बोल देते हैं सर +- डायरेक्शन को बता रहे हैं, जैसे वो वेलोसिटी में बोलते हैं ना, वेलोसिटी +- में आती है 1 डायमेंशन मोशन में, तो वो डायरेक्शन होती है। कई बार तो बच्चे बोलते हैं डायरेक्शन को बता रहे हैं। बेटा जी चार्ज के पास बच्चों डायरेक्शन होती नहीं है, तो स्केलर क्वांटिटी है। तो +- फिजिक्स में हर जगह एक अलग मीनिंग देते हैं। +- का जो प्लस और माइनस का मतलब फिजिक्स में डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होता है। आप ये ना सोचें कि +- डायरेक्शन बताते हैं, ये कहीं पे नेचर को भी बताते हैं, कहीं कुछ और चीज़ बताते हैं, वो आप आगे देखते जाएंगे। बट मेमोरी में सेट कर लीजिए कि प्लस और माइनस का फिजिक्स में डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर डिफरेंट मतलब होता है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये 2 टाइप को बता रहे हैं कि भैया चार्ज एक टाइप का नहीं होता, 2 टाइप का, मास की जैसे नहीं है कि एक ही टाइप का होगा, 2 टाइप का होता है। अब देखा क्या जाएगा कि इनके चारों तरफ, जैसे मास के चारों तरफ बनता है ग्रेविटी फील्ड, तो चार्ज के चारों तरफ फील्ड क्रिएट होता है, इसका नाम आगे पढ़ेंगे अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन वो इस 12 कूलाम के चारों तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये ज़्यादा ताकतवर है बच्चों, आगे हम देखेंगे। तो बड़ा चार्ज यही है, ज़्यादा स्ट्रेंथ इसकी है। अगर आपको ताकत देखनी है, स्ट्रेंथ देखनी है, तो बेटा नॉट कंसिडर द साइन, ओनली कंसिडर द मैग्नीट्यूड। चलिए आगे चलते हैं। तो अब थोड़ा एटम के बारे में देख लें। एटम में बेटा एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है बेटा, इतना छोटा सा, है ना। और उसके बाहर ये ना ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। पर ये न्यूक्लियस है ना, और इलेक्ट्रॉन इतनी जगह में रहते हैं, ऐसे सारा का सारा स्पेस यही कवर करके बैठे रहते हैं, है ना। लेकिन मास और पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर होता है। ताकत तो सारी यहाँ बैठी हुई है, बाकी तो सारा खोखला ही। तो यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो न्यूक्लियस देखो, यहाँ से एक न्यूक्लियस को ऐसे दिखा रहे हैं न्यूक्लियस को, तो ये जो रेड वाले ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल। तो ये सब इसमें होते हैं। अच्छा साइज़ का देखो बच्चों,
न्यूक्लियस की साइज है 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की, और एटम की साइज है 10⁻10। तो बेटा 10⁵ का डिफरेंस है, मतलब 10⁵ मतलब 1 लाख। तो 1 लाख टाइम्स ज़्यादा इस मतलब वो है 1 लाख टाइम्स छोटा है न्यूक्लियस एटम के कंपैरिजन में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि 99% ऑफ द मास इसके अंदर है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 99.99% वॉल्यूम के अंदर 0.01% मास है। इतने सारे वॉल्यूम के अंदर बेटा जी इतना सा मास है, और हम कहते हैं 0.01% वॉल्यूम है न्यूक्लियस का, इतना छोटा है ये, उसमें 99% मास है। ये ठीक वैसा ही है बच्चों, जैसे दुनिया में जो है ये 99% लोग गरीब हैं जिनके पास 0.1% पैसा है दुनिया का, और 0.01% लोग दुनिया के अमीर हैं, वो सारा 99% पैसा लेके बैठे हुए हैं। तो ऐसी बात है, और ये नेचर में भी है तो दुनिया में भी यही हो रहा है। तो सारा का सारा मास बेटा जी किस में है, न्यूक्लियस के अंदर है, और पॉजिटिव चार्ज सारा न्यूक्लियस के अंदर है, और नेगेटिव सारा बाहर घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेट में। चलो जी आगे चलते हैं, समझते हैं चीज़ों को। अब बात करते हैं आगे कि जब भी आप लोग ना चार्ज वर्ड यूज़ करते हैं ना, चार्ज, तो हम लोग क्या कहते हैं, कुछ यूजुअल सिंबल्स होते हैं। ऐसे तो कोई भी क्वांटिटी होती है, चार्ज है, मास है, उसके लिए कोई भी अल्फ़ाबेट का लेटर लिख सकते हैं, XYZ। और कुछ क्या यूजुअल सिंबल होते हैं जो बुक्स में जनरली यूज़ होते हैं, जो हैबिट में होते हैं। तो जैसे चार्ज के लिए या तो स्मॉल क्यू यूज़ करते हैं या कैपिटल क्यू यूज़ करते हैं। तो पहले बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर ओनली स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू उन्होंने बोला है तो ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। मतलब उन्होंने अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रही है अ चार्ज क्यू, क्वेश्चन में ऐसे बोल रहा है अ चार्ज क्यू, तो बेटा जी ये क्यू पॉजिटिव भी आ सकता है आंसर में, और आंसर इसका नेगेटिव भी आ सकता है। ये +2 कूलम भी आ सकता है, ये -2 कूलम भी आ सकता है। लेकिन वो अगर क्वेश्चन में ऐसे बोल दें कि मोड क्यू, मोड लगा दें हम इस पर, तो फिर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ये ऑलवेज हम उसके साइन को कंसिडर नहीं कर रहे, ऑलवेज पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, इंटरेस्टिंग बात ये है कि चार्ज जो है उसका बेसिकली जो मतलब होता है ना, ये लेटर जो बार बार यूज़ होता है, उसका जो मेनली मतलब होता है वो नेट चार्ज या टोटल चार्ज किससे होता है। क्यू का मतलब ही बेसिकली क्यू नेट या होता है, मतलब सम ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव चार्जेस। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में जितने भी पॉजिटिव जितने भी नेगेटिव चार्जेस सबका सम कर दो। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप देखना चाहते हो कि वो चार्ज है या नहीं है, तो आपको नेट चार्ज उसका चेक करना पड़ेगा, मतलब उसके सारे पॉजिटिव नेगेटिव का सम करना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट किससे बनती है, एटम्स से। तो एटम्स अगर पॉजिटिवली चार्ज होंगे तो ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, एटम्स नेगेटिवली चार्ज होंगे तो ऑब्जेक्ट भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। जैसे आप इस एग्जाम्पल को देखिए, ये आपके पास लिथियम इन्होंने एटम दे रखा है। अब लिथियम के अंदर जो है वो 3 प्रोटॉन है, ठीक है। तो लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन है, तो 3 प्रोटोनों का चार्ज हो गया प्लस का 3 ही। एक प्रोटॉन का प्लस ही होता है तो 3 का +3। न्यूट्रॉन पे तो 0 होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस ही होता है तो -3e। अब इसके अंदर क्या है, इक्वल प्रोटॉन्स सो 0 नेट चार्ज। देखो कैसे, तो लिथियम जो एटम है इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो अगर मैं इसका नेट चार्ज कैलकुलेट करूं तो 3 प्रोटॉन का +3e है और 3 इलेक्ट्रॉन का -3e है। चार्ज बेटा स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल अलजेब्रिक सम करेंगे तो ये +3e -3e जब आप करेंगे तो नेट चार्ज 0 आ जाएगा। अब हम बात करें कि इस लिथियम जो है इसका एक इलेक्ट्रॉन था ना ये बाहर वाला, ये इससे निकाल लिया गया, जिसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन। तो अब ये बन जाएगा लिथियम प्लस। क्यों बना ये लिथियम प्लस, तो भैया जी अब इसके अंदर क्या हो गए, प्रोटॉन 3 है तो +3e हो गया, इलेक्ट्रॉन 2 ही रह गए तो -2e हो गया। तो प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन के नंबर से। तो अब इसका नेट चार्ज कैलकुलेट करें तो प्लस का तो 3e आएगा और माइनस का 2e आएगा, तो ये प्लस का e आएगा। तो ऐसे केस में जो नेट चार्ज है वो ग्रेटर देन 0 हो गया। तो कब होगा, जब प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पे बैलेंस्ड कंडीशन है, ये बैलेंस है। अब यहाँ हो गया इम्बैलेंस, तो ये लिथियम आयन बन गया, पॉजिटिव लिथियम आयन।
अगर मान लो इस एक इलेक्ट्रॉन तो ये है ही बाहर, इसके अलावा एक और इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास, अब क्या होगा कि इसके अंदर 3 प्रोटॉन है तो +3 और 4 इलेक्ट्रॉन है तो -4 तो अगर इसमें अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो फिर बैलेंस बिगड़ गया। यहाँ बैलेंस्ड कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन इम्बैलेंस वाली है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज़्यादा हो गया। तो अगर इसका नेट चार्ज आप निकालोगे तो +3e और -4e, तो ये -e आएगा। तो Q नेट जो है वो <0 आ गया, नेट चार्ज जो है वो 0 से छोटा आ गया इस केस में। तो अगर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एटम नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया है, Li-। अच्छा बच्चों, मैं कुछ बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे, जो बच्चे जनरली गलती करते हैं। कई बार हम पूछते हैं कि बेटा लिथियम प्लस पे कितना चार्ज है, तो बच्चे बोलते हैं सर +1। फिर हम बोलते हैं यूनिट बताओ, तो बोलेंगे कि सर +1 कूलाम। तो बेटा 1 कूलाम इतना बहुत बड़ा चार्ज है। वास्तव में लिथियम प्लस पे जो चार्ज है वो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला, और ये जो प्रोटॉन है, इन दोनों का टोटल मिलके चार्ज 0 हो गया। और ये जो प्रोटॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनका मिलके भी 0 हो गया। तो वास्तव में जो चार्ज लिथियम का है वो केवल और केवल इस वाले प्रोटॉन का है, ये जो रेड वाला दिख रहा है। तो वास्तव में जो चार्ज है वो केवल 1 प्रोटॉन के बराबर है। तो लिथियम प्लस के पास जो चार्ज है वो 1 प्रोटॉन मतलब +e है, और +e होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इतने कूलाम चार्ज है बेटा लिथियम के पास, लिथियम प्लस के पास। बच्चे बोल देते हैं सर +1 कूलाम। तो ये ऐसी गलती ना करें, तो चीज़ों को गहराई से समझें। ऐसे ही लिथियम माइनस जो है ना, उसमें क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ये वाला है, इसका जो चार्ज है वो इसी वाले से कैंसिल हो गया, प्रोटॉन खा गया। इस इलेक्ट्रॉन का ये प्रोटॉन खा गया, इस इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन ख़त्म, तो बचा ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। तो इस पे जो चार्ज है वो -e है, और -e का मतलब होता है कि माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ। कई बार मैं बच्चों से पूछता हूँ कि ये जो चार्ज आपने कैलकुलेट करा 10⁻⁻19 कूलाम में आ रहा है और आगे 1.6 लिखा है, ये 0 से बड़ा है कि छोटा है? तो कई बार मैं इस वैल्यू के लिए पूछता हूँ कि बेटा ये जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये 0 से बड़ी है या छोटी है? तो मुझे तो उम्मीद वही होती है, और बच्चे भी वैसा ही करते हैं। वो इस पावर को देखते हैं बड़ा ध्यान से, -19, वो बोलते हैं सर ये तो 0 से छोटा है। अब मैं बच्चों से कहता हूँ कि बेटा 10⁻⁻2 है, ये बताना ये 0 से बड़ा है कि छोटा है? तो बच्चे लिखते हैं, इसको सोल्व करते हैं 1/10⁻², फिर वो लिखते हैं 1/100, और बेटा आप लोग फिर क्या बताते हो? 0.01। अब 0.01 ये तो 0 से बड़ा है, तो यहाँ फंस जाते हैं बच्चे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पावर जो है 10 की पावर नेगेटिव होने से बेटा नंबर कभी नेगेटिव नहीं होता। ये अगर -10⁻²- लिखा होता तो ये माइनस का 1/100 होता, और ये -0.01 होता। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, बड़ा बच्चों के साथ एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें आ जाता है कि बच्चे कैसे सोचते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर 10 की पावर से नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव मतलब <0 नहीं होता। <0 मतलब नेगेटिव होना, <0 मतलब नेगेटिव तब होगा जब आगे यहाँ पे प्लस लिखा है तो ये 0 से बड़ा है, यहाँ पे आगे माइनस लिखा है तो ये 0 से छोटा है। तो चीज़ यहाँ से देखी जाती है, पावर से नहीं सोचें कि पावर अगर नेगेटिव हो तो नंबर नेगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों इसमें जो आपने बात देखी उसमें ये देखी कि चार्ज तो बहुत सारा होता है एटम के अंदर, चार्ज तो अच्छा खासा होता है, लेकिन वो बैलेंस हो जाता है, कैंसिल हो जाता है पॉजिटिव प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। तो अभी चार्ज क्या इसमें नहीं है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले एटम के अंदर चार्ज है या नहीं है, इसके अंदर चार्ज है या नहीं, तो आप अगर बोलोगे नहीं, तो मैं कहूँगा बेटा इसमें प्रोटॉन है, यस, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जहाँ भी होते हैं वहाँ चार्ज होता है, तो चार्ज है ना इसके अंदर। लेकिन मैं बोलूँ कि इसके अंदर चार्ज है, लेकिन ये चार्ज्ड है क्या? चार्ज्ड। एक होता है चार्ज होना, एक होता है चार्ज्ड होना। ये चार्ज्ड नहीं है, क्योंकि इसमें जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो इसमें बैलेंस्ड है। तो टोटल चार्ज 0, इसलिए मैंने कहा था बेटा कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बोलना है तो नेट चार्ज के बेस पे बोलते हैं। तो यही लाइन हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। द वास्ट अमाउंट ऑफ चार्ज इन एवरी ऑब्जेक्ट इज यूजुअली हिडन। वेरी गुड, क्या शानदार लेटर लिखा है, हिडन। तो मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर खूब सारा चार्ज होता है, वास्ट मतलब बहुत सारा होता है, बट वो हिडन होता है बिकॉज
ऑब्जेक्ट कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ टू काइंड ऑफ चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो इस वजह से वो सारा का सारा छिप जाता है। जितनी मेरे अंदर अच्छाई उतनी मेरे अंदर बुराई, तो बुराई अच्छाई मिलके टोटल जीरो हूँ मैं, वो वाली बात हो गई। तो मेरे अंदर अच्छाई तब दिखेगी जब बुराई से ज़्यादा अच्छाई होनी चाहिए, और अगर बुराई ज़्यादा हो गई अच्छाई से तो मैं बुरा दिखूँगा। तो कहने का मतलब वही इनके साथ है कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, तो कैंसिल विथ सच एन इक्वलिटी और बैलेंस। मतलब ये जो इक्वलिटी और बैलेंस ऑफ चार्ज है, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए तो बेटा जी चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया, बैलेंस बन गया, इक्वलिटी हो गई, बैलेंस हो गया, ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है। दैट इज इट कंटेन्स नो नेट चार्ज। इसका मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट को मुझे चार्ज बोलना है, अगर ऑब्जेक्ट को मुझे चार्ज बोलना है, इलेक्ट्रीफाइड बोलना है, तो नेट चार्ज होना चाहिए। चार्ज तो सब में ही होता है पर नेट चार्ज नहीं होता। हम लोगों के अंदर खूब सारे एटम मॉलिक्यूल भरे हैं हमारी बॉडी में, तो चार्ज तो हमारी बॉडी में भी है, लेकिन नेट चार्ज ज़ीरो है, इसलिए हम चार्ज नहीं है, बैटरी डिस्चार्ज बड़ी है। इफ़ टू टाइप्स ऑफ चार्जेस आर नॉट इन बैलेंस, जैसे इसमें बैलेंस नहीं है बेटा, देन देर इज ए नेट चार्ज। वी से दैट एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज टू इंडिकेट दैट। तो बेटा जी चार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, क्या इंडिकेट करती है चार्ज ऑब्जेक्ट, दैट इट हैज चार्ज इम्बैलेंस। बेटा ये रेसनिक हेलिडे की लाइन है, बहुत प्यारी लाइनें लिखी हुई है। वी से दैट ऑब्जेक्ट इज चार्ज टू इंडिकेट दैट चार्ज इम्बैलेंस। जो भी ऑब्जेक्ट चार्ज है वो उसके अंदर चार्ज इम्बैलेंस है, उसके अंदर नेट चार्ज है। तो ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है बेटा, टॉप मोस्ट वर्ल्ड किताब है रेसनिक हेलिडे वॉल्कर, उसकी ये लाइनें हैं। द इम्बैलेंस इज ऑलवेज मच स्मॉलर देन द टोटल अमाउंट। यहाँ पे देखो इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का इम्बैलेंस है, क्या इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, पर बैलेंस बिगाड़ने के लिए एक ही काफ़ी है। बैलेंस तो बेटा एक से ही बिगड़ जाता है, बनाने के लिए बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, बिगाड़ने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का ही कम ज़्यादा होना बहुत है। द इम्बैलेंस इज ऑलवेज मच स्मॉलर देन टोटल अमाउंट। जो टोटल चार्ज होता है ना, जो टोटल चार्ज होता है उससे थोड़ा सा ही जो चार्ज है वो बेसिकली इम्बैलेंस होकर क्रिएट होता है। सो टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कंटेंट इन द ऑब्जेक्ट। तो बॉडी के अंदर जितना पॉजिटिव नेगेटिव होता है उसकी तुलना में जो उस पर इम्बैलेंस की वजह से जो चार्ज, एक चार्ज की कमी या मतलब लेस और मोर जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है वो तो काफ़ी कम होता है। एक बॉडी होती है उसके अंदर बहुत सारे एटम होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, बट उस बॉडी को चार्ज होने के लिए थोड़े से इलेक्ट्रॉनों का बाहर जाना और थोड़े से इलेक्ट्रॉनों का ही अंदर आना सफिशेंट है। सो स्टूडेंट्स, इट्स सफिशेंट फॉर टुडे, रिमेनिंग वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच बच्चों। प्लीज़ अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, समझ आया, तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ बनाने का आपके लिए। थैंक यू बच्चों। इलेक्ट्रिक चार्ज कंटिन्यू रहेगा, जल्दी हम इसको कवर करते हैं और फिर हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों।